आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश। जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है, ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है? आप कहते हैं ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। ये सीजेपी को तय करना होगा कि वो राजनीतिक मंच के लिए अपना कंधा देने को तैयार है या नहीं। आज बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी व्यवस्था को ठीक करना है। ऐसे में ऐसा जो उनका कहना है सुधांशु जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि ऐसे नारे लगाए गए जो कि एक पैटर्न दिखाते हैं। राजीव जी, हम सिर्फ आपसे कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि सेंसिटिव इशू है, आप एक सांसद हैं, कि आपने स्वयं ये वीडियो बनाया है या कोई सर्कुलेटेड वीडियो है? अगर स्वयं बनाया है तो जरूर दिखाइए। जिन बच्चों की आत्महत्याएं हुई हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनको आप कॉम्पनसेशन दीजिए, उनके री एग्जाम तुरंत कराइए। ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। और चौथा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अरुण भारती जी, आप जिस पार्टी से आते हैं ना, इस पार्टी के जनक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आंदोलन को और उनके बातों को याद कर लीजिएगा। आपको शायद नींद नहीं आएगी, नए नए अभी हो सकता है राजनीति में आए हो, इसलिए जो जितना आंदोलन है, जितना सदन में उन्होंने कहा, किसने अपमान जिन लोगों ने कहा हम गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, सब मुखौटा लगा के खटाखट राजनीति में आने गए। चलिए आज भी मैं पूछता हूं, कपड़े फटे हुए हैं, वो वीडियो अभी भी नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बच्ची है और वो अच्छा नहीं लगेगा राजनीति करने के लिए। लेकिन जो जहां बच्ची करा रही है, चिल्ला रही है, और ये पुलिस स्टेशन का है, उसमें मैं भी था और मैंने अपने फोन से बनाया है। बहुत बड़ी तेज बारिश थी, वेन्यू चेंज हो गया, बीजेपी ने जैस्मीन का प्रोग्राम रख दिया, लेकिन दसियों हजार बच्चा, इतना युवा हमारी पार्टी में मेंबर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं सोमनाथ वांगचुक के बारे में, जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और 20 दिनों से उन्होंने अनशन का त्याग कर दिया है, कुछ खा भी नहीं रहे, पी नहीं रहे, और वहां पर मतलब कि जितने भी पार्टी है, नेता हैं, सपा हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सारे नेता जाकर के उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका मतलब हाल तक पूछ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग एक बार देखने भी नहीं गए कि उनका मतलब क्या हाल है, क्या नहीं हाल है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। उनका इस्तीफा जब होगा तभी सोनम वांगचुक का अनशन टूटेगा। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, बहुत मजा आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुधांशु जी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं और कहां से लोगों को प्लांट करके नारे लगवाते हैं। अंजना जी, मैं इतने दिनों तक अपने क्षेत्र में था और कल शाम को ही आया, और यकीन मानिए मैं जहां भी जाता था अपने क्षेत्र में, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए वह पेपर लीक हो रहा है, हमारे इतने पेपर लीक हो गए, आप लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, अखिलेश जी जाएंगे क्यों नहीं। और मैं मजबूर हो गया कि कल शाम को जब एयरपोर्ट से उतरा तो सीधे वहां गया। ये लोगों के देश की भावनाएं हैं। ये तो कोई भी अगर आंदोलन होता है, ये जो लोग विपक्ष में थे यही लोग हैं कि उस समय के सीएजी के विनोद राय जी को आगे करके उनसे रिपोर्ट बनवा के 2G 3G कोल स्कैम सब में रोज रोज इस्तीफा मांगते थे। और जब इन्हीं की सरकार आई तो कोई किसी में सबके सब बरी हो गए। और राजनाथ सिंह जी इनके मंत्री हैं, बोलते हैं सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता है। मैं सुबह पूछता हूं कि इस देश में आप भी इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, बहुत सारी सरकारों को, बहुत सारे प्रधानमंत्री को, बहुत सारे कैबिनेट को आपने कवर किया है। क्या नैतिकता के नाम पर इस देश में इस्तीफे नहीं होते थे, लोग इस्तीफा नहीं देते थे? और जो मैं वहां गया था, किसी ने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए। और मैं बड़ा दुखी हूं आपके पत्रकार अरविंद ओझा जी से, के रिपोर्ट से, अगर आपकी इजाजत हो, और हालांकि मेरा कॉन्सियस परमिट नहीं करेगा, मैं भी था उस थाने में, मैं भी उस आंदोलन में था। और अंजना जी, आप महिला है, दर्द होगा, लड़कियां बिना कपड़ों के, ऊपर के कपड़े फटे हुए, दौड़ दौड़ के भाग के छिपने के लिए थाने में दौड़ी। डिम्पल जी ने उनको ढका और सर फटा हुआ, खून लहूलुहान। मैं गया, सारे डीसीपी एसीपी सबके यहाँ खोज रहा था कि एक एम्बुलेंस तो मंगा दो, ये बच्चे मर जाएंगे। मेरे पास वीडियो है, फोटो है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सबूत पर बोल रहा हूं। फिर वो कहा गया कि आ रही है एम्बुलेंस। फिर जब मैं जाकर नाराजगी व्यक्त की, कमरा दरवाजा बंद करके पुलिस वाले बैठे थे पुलिस स्टेशन में। जब मैं गुस्सा किया तो बोले 4 बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। मैं बाहर एम्बुलेंस में जाता हूँ, आईपीएस रैंक ऑफिसर को खोजता हूँ, उनको बोलता हूँ अच्छा मैं पता कर रहा हूँ, हम तो बाहर से हैं। मैं जाकर उस वीडियो को, वो जो एक एम्बुलेंस खड़ी थी उसका वीडियो भी बनाकर ले आया हूँ, जिसमें न तो कोई ड्राइवर था, न तो कोई मेडिसिन थी, न कोई फार्मासिस्ट था, नर्स था, एक बच्चा बैठकर करा रहा था। अभी कहिए अगर आपके पास टाइम है तो मैं प्ले कर दूंगा। और मेरे ऊपर भी लाठी चली। और ये बताइए, ये कानून व्यवस्था बनाना काम है, लेकिन कानून में कहां रखा है बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले रहेंगे, शादी बर्दिया में पुलिस वाले रहेंगे?
शादी वर्दियों में पुलिस वाले लाठी मारे थे, महिला एक लड़की को घसीट कर ला रहे थे, तब हम लोग चिल्लाए वहां, और ये अपनी आंखों देखा। मैं किसी प्रोपेगेंडा में नहीं जा रहा हूं, मैं किसी पार्टी किसी उसका नहीं कर रहा हूं। और मांग क्या, मैं तो चूंकि उस कमेटी में भी हूँ, शिक्षा की कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में हूँ, लेकिन जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जब तक रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती, मैं यहाँ नहीं बोल सकता जो कारनामे वहां हुए हैं, जो कारनामे वहां हुए हैं। और मैं चूंकि एजुकेशन से जुड़ा हूं तो मैं भी जानता हूं कि परीक्षा कैसी होती है। जो सुझाव देना था वहां सुझाव दे दिया, और अगर वो रिपोर्ट पेश हो गई होती तो पार्लियामेंट में आज इनको तार तार कर देता। आज मेरे पास जो सबूत है मेरे वो है, लेकिन चूंकि गाइडलाइन इसलिए नहीं बोल सकता। इतना नंगा नाच पुलिस प्रशासन का, और सारे लोग, डिम्पल जी ने बहुत सारे विजुअल्स आपके पास भी हैं, उन खाली इतना ही बोला, थोड़ी तो माना होता है, सीखो ये बेटियां हैं, ये देश की बेटियां, कपड़े फाड़ रहे हो, और लड़की आई जो बचा रही थी, अपील कर रही थी कि यहां से कोई नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूं, उसको लाठी मार दिया था इन लोगों ने। एक व्यक्ति जिसका लहूलुहान था, देखा नहीं जा रहा था, आके पुलिस वालों को पैर पकड़ रहा था कि आपके बच्चे फले फूले, आपके बच्चे आगे पढ़े। इतना हृदय विदारक दृश्य था। और ये बोलते हैं कि वो नारा दे दिया, किसान आंदोलन में खालिस्तानियों से जोड़ देंगे, कोई भी आंदोलन होगा उसमें विदेशी फंडिंग लगा देंगे, इन्हीं का सब प्लांट किया हुआ है, यही अपने लोगों को भेजते हैं, उन्हीं से नारे दिलवाते हैं। ये तो साबित भी हो चुका है ना, ये तो एक बार नहीं कई बार साबित हो चुका है। एक बार जवाब लेंगे सिंपल सी बात है, परीक्षा प्रणाली में सुधार। ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफे नहीं मांगे हैं विपक्ष में रहते हुए, और सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रालय में मंत्रिमंडल में इस्तीफे हुए हैं कि नहीं हुए? कौन सी ऐसी सरकार आ गई, अहंकारी सरकार आ गई जो सारे कुकर्म करेंगी और दोस्त दूसरों के बढ़ेगी और इस्तीफा नहीं देंगे? कौन सी ऐसी चिट्ठी हुए? क्या इसलिए कि एक का इस्तीफा मांग लोगे तो भेद खुल जाएगा, सारे पोल पट्टी बाहर आ जाएगी, बाहर आकर आ जाएगा? आप बेशर्मी की पराकाष्ठा पार किए सिद्धांशु जी। आपके घर में भी बेटे बेटियां होंगे, और जाएंगे घर में तो आवाज आपसे भी पूछेगा अगर बाहर हो। हमारे साथ 3 बच्चियां आई है पार्लियामेंट तक, हमने रिसेप्शन पे बैठाकर उनको गाड़ी से भेजवाया, जो ये कह रहे थे कि हमारे पिताजी बीजेपी के नेता हैं, हम बता कर नहीं आए। सुधांशु जी जवाब दे लें इसका। सुधांशु जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर मैं भारती जी आ रही हूँ। देखिए, मैंने तथ्य और डेट कोट करके बोले थे, और राजीव राय जी ने बगैर तथ्य डेट कोट किए हुए अपने मन से एक भावनात्मक चित्रण करने का प्रयास किया। अरे फैक्ट का जवाब दीजिए। मेरा लिंग मेरी आजादी का इस्तीफा से क्या मतलब है? बताइए। उमर खालिद के बारे में जो बोल रहा है वो हमारा प्लांट किया हुआ है। अरे मैं पूछ रहा हूं, आप कोई समर्थन नहीं करेगा। समझदार हैं कि इतनी बचकानी शैतानी हरकत कर रहे हैं? राजीव सुनिए मेरे भाई, बारी ये नाम रहेगा अल्लाह का, इसके बाद मैं आपको बोलने दूंगी। टीचर है वो घोषित वामपंथी है। राजीव राय जी, कुछ भी आके यहां पर आपको बोलना शुरू कर देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वो वीडियो देखा था ना, नाम रहेगा अल्लाह का, जो गा रही है? अरे घोषित वामपंथी है, आप कह रहे हमारे, वो तो आके कुछ भी बोलना शुरू कर देना। मुझे लगता है जो राजीव राय जी ने बोला ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि उद्देश्य तथ्यात्मक तर्कसंगत विमर्श करना नहीं, किसी प्रकार येन केन प्रकारेण भड़काना है। अब मैं प्रमाण के साथ पुनः बोलता हूं। राजीव जी, वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी, तब दिखा दीजिएगा। मैं तुरंत आ रही हूँ। हाँ, बोलिए 10,000 लोग आए राहुल गांधी जी। नहीं, मैंने फिर सुना दे रहा हूं भैया राजीव राय जी, ये जितने नारे लगे वो हमेशा से लगे हैं, और लेफ्टिस्ट लोग ढपली लगा के आजादी आजादी बोलते हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही? आप कह रहे हैं वो हम लोगों के आदमी है। इतनी बचकानी हरकत मत करिए। अब मैं गुरदीप जी की बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा 10,000 लोग आए थे राहुल गांधी के कार्यक्रम में, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, हम इतनी भीड़ नहीं ला सकते थे। ये देखिए, पहली बार स्वीकार किया किसी कांग्रेस के नेता ने कि उनके बस की 10,000 की भीड़ लाना नहीं है, वो राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में कांग्रेस के बाहर के लोग। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस देश में पेपर लीक हुए हैं, मगर एक आंदोलन अंजना जी वो हुआ है जो उस सरकार के ही नेता ने किया है। राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए थे, और सचिन पायलट जी ने अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकाली थी पेपर लीक के खिलाफ, और कहा था चाहे मेरे पैरों के छाले भी फट जाएं, मगर मैं छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करूंगा। बोलिए हां या ना? और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि ये कैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो जादूगर हैं, अर्थात कि वो लॉकर में रहते हैं, लॉक और पेपर बाहर आ जाता है। और उसके बाद क्या हुआ था यह भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। आज ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि यूएपीए कानून जो है, यानी सीडेशन का लॉ, इसको निरस्त कर देना चाहिए, इसका दुरुपयोग होता है। मगर उसका उपयोग कहां किया गया? पहली सरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिसने उपयोग किया,
किसके अगेंस्ट किया? आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ नहीं, अपने विरोधियों के प्रति नहीं, सचिन पायलट और उनके विधायकों के खिलाफ, अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ इन्होंने देशद्रोह के मुकदमे के तहत कार्य किया, उनकी सर्विलेंस कराई। अब मैं दूसरा भी पूछना चाहता हूं, सुधांशु जी, गई उनकी सरकार राजस्थान से, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, अब वहां भी आपकी सरकार है सर, केंद्र में भी आपकी सरकार है, सुन लीजिए, सब जगह आपकी सरकार है। तो 2.5 साल से राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं अंजना जी, तो कांग्रेस 4 राज्यों में सरकार में भी तो है, गवर्नेंस का एक मॉडल बताएं, जैसे मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिया था, जैसे हम लोग विपक्ष में थे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना और कृषि में विकास करके दिखाया था। भाई साहब, कर्नाटक तेलंगाना दोनों तो बहुत संपन्न राज्य हैं, हिमाचल और केरल भी, दिखाओ तो ना कि मॉडल ये है गवर्नेंस का। चलो, जहां आपकी राज्य सरकार है वहां के आप एग्जाम में दिखाइए, हमने ये किया, जबकि फैक्ट ये है कि जिन एजेंसीज पे आप आरोप लगा रहे हैं, तेलंगाना की यूनिवर्सिटी ने भी उसी को पेपर सेट करने के लिए दिया है और कर्नाटक की यूनिवर्सिटी ने भी उन्हीं को पेपर सेट करने के लिए दिया। तो अगर आप ईमानदार हैं तो अपने सामने रखिए, यह भी ध्यान रखिए, 4 राज्यों में आप सरकार में, आप कहिए मैं ये करके दिखा रहा हूं, जैसे हम विपक्ष में थे और हम दिखाते थे कि हमारा राज्यों का मॉडल ये है। चलिए जल्दी से गुरदीप सप्पल जी जवाब दीजिए, राजीव राय जी भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, भारती जी के पास मुझे जाना है। हाँ, 3-4 बातें बोल दी हैं सुधांशु जी ने। पहले तो नारों पे बोला। सुधांशु जी, नारों के इस्तेमाल पे इतना परेशान मत होइए। हमने देखा है कि आपके लोग जय श्री राम का नारा किसी की लिंचिंग के लिए भी लगाते हैं। ऊर्जा मंत्री के यूपी से जब पूछा जाता है कि बिजली नहीं आ रही तो कहते हैं जय श्री राम। अगर जनार्दन रेड्डी से पूछते हैं कि आप सदन में नहीं आ रहे हैं कर्नाटक में, तो वो बोलते हैं जय श्री राम। अगर बंगाल में किसी पे हमला करना है तो बोलते हैं जय श्री राम। नारों का दुरुपयोग पे आप किसी को सलाह मत दीजिए। दूसरी बात, आपने बोला मुखौटा और गैर राजनीतिक। अरे आरएसएस से बड़ा मुखौटा और गैर राजनीतिक संगठन इस देश के अंदर कौन है? हम तो कहते हैं कांग्रेस में कि राजनीति आत्मा है डेमोक्रेसी की, गैर राजनीतिक चीजें तो आप बोलते आए हैं। और तीसरी बात, आपने बड़े अच्छा वो बोला आज गुजरात की मॉडल के बारे में। हम तो ये जानते हैं कि हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या केरला हो, सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, पर कैपिटा में गुजरात से ऊपर हैं। हमको ब्रांडिंग, जो आपने पीआर और ब्रांडिंग करके एक झूठी एक माहौल तैयार किया था, अब तो देश में कलाई खुल गई। पहले तो नारों पे बोला। सुधांशु जी, नारों के इस्तेमाल पे इतना परेशान मत होइए। हमने देखा है कि आपके लोग जय श्री राम का नारा किसी की लिंचिंग के लिए भी लगाते हैं। ऊर्जा मंत्री के यूपी से जब पूछा जाता है कि बिजली नहीं आ रही तो कहते हैं जय श्री राम। अगर जनार्दन रेड्डी से पूछते हैं कि आप सदन में नहीं आ रहे हैं कर्नाटक में, तो वो बोलते हैं जय श्री राम। अगर बंगाल में किसी पे हमला करना है तो बोलते हैं जय श्री राम। नारों का दुरुपयोग पे आप किसी को सलाह मत दीजिए। दूसरी बात, आपने बोला मुखौटा और गैर राजनीतिक। अरे आरएसएस से बड़ा मुखौटा और गैर राजनीतिक संगठन इस देश के अंदर कौन है? हम तो कहते हैं कांग्रेस में कि राजनीति आत्मा है डेमोक्रेसी की, गैर राजनीतिक चीजें तो आप बोलते आए हैं। और तीसरी बात, आपने बड़े अच्छा वो बोला आज गुजरात की मॉडल के बारे में। हम तो ये जानते हैं कि हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या केरला हो, सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, पर कैपिटा में गुजरात से ऊपर हैं। हमको ब्रांडिंग, जो आपने पीआर और ब्रांडिंग करके एक झूठी एक माहौल तैयार किया था, अब तो देश में कलाई खुल गई। आप पुरानी बातें मत बोलिए। आज की तारीख में बताइए, 154 पेपर लीक हुए हैं जो पकड़े गए 10 साल के अंदर, 154। जो नहीं पकड़े गए उनकी बात कीजिए। और ये बताइए कि जो एनटीए आपने बनाया 2018 में, उस एनटीए को आपने ऑडिट से मुक्त क्यों किया? आपने एनटीए जो बनाया, उस एनटीए को इस तरह से क्यों बनाया कि पेपर सेटिंग हो, पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हो, सेंटर का एलोकेशन हो, पेपर की चेकिंग हो, सब ठेके पे दिया जाए? ठेकेदारों से इतना प्रेम क्यों आपकी सरकार को? इसका जवाब दीजिए ना। ये जो वट अबाउटरी है कि आपकी सरकार में हुआ, इधर से हुआ, उसको छोड़ दीजिए। छात्र ये पूछ रहा है कि मोदी सरकार ने वो पॉलिसी क्यों बनाई? इस देश में यूपीएससी है, यूपीएससी पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है, ट्रांसपेरेंट है, उसका ऑडिट होता है, उसके परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। आपने एनटीए में परमानेंट एम्प्लॉइज रखने तक से मना कर दिया ताकि आरएसएस के लोगों को आप वहां पे काम दे सकें ठेकेदारी पे और कमाई भी कर सकें। और अभी तक भारती जी बोल भी नहीं पाए हैं। इसका जवाब छात्र चाह रहे हैं। सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा। एनटीए पर तो गंभीर सवाल उठते ही हैं। अरुण भारती जी, आपकी पार्टी कहां खड़ी है और इस तरह के आंदोलन को लेकर क्या जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए, बातचीत पहले से ही क्यों नहीं शुरू की गई? ऐसा लगता है आपकी पार्टी को? अंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा बोलने के लिए।
देखिए, छात्रों को लेकर के हम लोग बड़ा स्पष्ट है, हमारे नेता चिराग पासवान जी इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट है कि छात्र की जो चिंताएं हैं हमारी चिंताएं हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, इनकी जो भी चिंताएं होंगी, जो भी मांगे होंगी, उनको हम लोग मानेंगे। मगर छात्र राजनीति के आड़ में कुछ ऐसे लोग उसमें घुस जाएं जो अराजकता फैलाने का प्रयास करे तो कदाचित सही नहीं है। आप देख रहे होंगे लगातार, अभी राजीव राय जी बोल रहे थे कि डिंपल जी तख्ती लेकर के गई। मुझे याद है, जहां तक मुझे मेरी मेमोरी सही सर्व करती है, अखिलेश जी जब सीएम थे 5 साल तो 3 बार पेपर लीक हुए थे सीपीएमटी के। उस वक्त उनको तख्ती लेकर के जाते हुए मैंने नहीं देखा था। देखिए, हमारे बच्चे हैं, इनकी जो जायज मांगी होगी सुनी जाएगी, और चिराग पासवान जी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री होने के तौर पर लगातार इसको लेकर के मंत्रिमंडल में बातचीत भी कर रहे हैं, उठा भी रहे हैं। जब विपक्षी दल हमारे ऐसे बच्चों के आंदोलनों में अपना एजेंडा चलाने का प्रयास करते हैं, तब यह दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। जब लगातार हम लोग देखते हैं कि किस तरह के कम्युनिस्ट पार्टियां लगातार वहां आती हैं, अलग अलग इस तरह की बातें करती हैं, जो कि कहीं ना कहीं से इस आंदोलन को ही उनकी राजनीति चमकाने या फिर उस बुलाई गई भीड़ पर पलने की कोशिश जैसी लगती है। देखिए, बच्चे हमारे हैं, इसलिए आप मत चलाइए अपने राजनीतिक हथकंडे, मत दीजिए अपने डंडे और अपने झंडे। बच्चे हमारे समझदार हैं, और जैसे ही आज उनका मिला ज्ञापन जेपी नड्डा जी को, जेपी नड्डा जी ने उनसे मुलाकात की, उनके मांगों को भी लिया है, और आगे उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। विपक्ष लगातार, देखिए, इनके पास अपने खुद के एजेंडे नहीं है, संसद चल रहा है, बहस के लिए फ्लोर खुला हुआ है। और इससे पहले मैं अपनी बात आगे ले जाऊं, एक बात और करना चाहूंगा कि इस बार विपक्ष ने बहुत ही गलत एक संसदीय परंपरा शुरू की है, एक संसदीय परंपरा का अपमान किया है, जहां पर जब दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी जाती है वहां भी नारेबाजी। भला बताइए, आज तक कभी ऐसा हुआ था? आप जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उनको पूरी श्रद्धा दीजिए। उसके बाद अध्यक्ष जी ने कहा कि सवाल लीजिए, सवाल हमारे मंत्रियों से कीजिए, आप बहस कीजिए, चर्चा कीजिए, 0 आवर है, 377 है, मुद्दों को रखिए। सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सदन में बहस नहीं करना है, रोड पर आकर के तमाशा करना है, प्रदर्शन करना है, और छात्रों के बुलाए आंदोलन में खुद की राजनीति चमकानी है और खुद को पालना है। क्योंकि असली मुद्दे जो विकास के लिए चाहिए, मैं बता रहा हूं, जिस तरह से छात्रों को छलने का काम यहां किया गया, अभी इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, सपा ने, कांग्रेस ने 24 में लोकसभा, बस 10 सेकेंड, 2024 में लोकसभा चुनाव में चलाए थे हथकंडे की संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। 2 साल हो गया, कौन सा संविधान खत्म हुआ, कौन सा आरक्षण खत्म हुआ? सिर्फ लोगों को भरमाते हैं, डराते हैं, अपने राजनीतिक हथकंडों को चलाते हैं। ठीक है, अब राजीव राय जी जवाब दीजिए। सीपीएमटी का 2-2 बार 3-3 बार पेपर लीक होना अखिलेश सरकार में, वो पूछ रहे हैं कि तब काहे नहीं तख्ती लेके निकले थे सड़क पर। और इसी के साथ साथ उनका सवाल है कि एक प्रथा जो है, अगर श्रद्धांजलि दी जा रही है उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए। नारेबाजी, अपना वीडियो भी दिखा लीजिए जो बता रहे। आपने खुद बनाया ना राजीव जी? झूठ बोलने के बड़े राजीव जी, राजीव जी, हम सिर्फ आपसे कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि सेंसिटिव इशू है। आप एक सांसद हैं, क्या आपने स्वयं ये वीडियो बनाया है या कोई सर्कुलेटेड वीडियो है? अगर स्वयं बनाया है तो जरूर दिखाइए, क्योंकि आपको इसकी सच्चाई, हाँ ठीक है, सच्चाई की आप मतलब आप ही को वेरीफाई करना होगा। हाँ राजीव जी, अगर आपने बनाया तो दिखाइए। मैं एक बाप भी हूं और मैं सांसद भी हूं, और मैं स्वयं वहां था। जो कपड़े फटे हुए हैं वो वीडियो अभी भी नहीं दिखा सकता, हाँ, क्योंकि वो बच्ची है और वो अच्छा नहीं लगेगा राजनीति करने के लिए। लेकिन जो जहां बच्ची करा रही है, चिल्ला रही है, और ये पुलिस स्टेशन का है, उसमें मैं भी था और मैंने अपने फोन से बनाया है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। अरुण भारती जी, आप जिस पार्टी से आते हैं ना, इस पार्टी के जनक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आंदोलन को और उनके बातों को याद कर लीजिएगा। आपको शायद नींद नहीं आएगी, नए नए अभी हो सकता है राजनीति में आए हो, इसलिए जो जितना आंदोलन और जितना सदन में उन्होंने कहा, किसने अपमान किया? झूठ बोलने का पूरा ठेकरा लेकर आते हैं क्या सर पे आप लोग? झूठ बोलने का ठेकरा लेकर आते हैं। मैं भी था सदन में, किसने अपमान किया? लास्ट में विरोध हुआ कि सबको आप श्रद्धांजलि दिए हैं, खुमैनी को क्यों नहीं दिए? कुछ लोगों ने उठाया, जिसमें क्या गलत था? किसी ने विरोध नहीं किया। जो ही लोकसभा अध्यक्ष जी खड़े हुए, आप वीडियो भी देंगे, मैं चैलेंज देता हूं आपको। भारती जी, आप कौन सा वीडियो दिखाने लगे? खबर आ रही है कि 1 सेकंड, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, मोदी युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं, ऐसा राहुल गांधी एक्स पोस्ट में अपने कह रहे हैं। पीएम नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते।
152 पेपर लीक, एक भी दोषी को सजा नहीं। सुधांशु जी जवाब, अच्छा पहले आपको सुना देते हैं। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. दोनों की ही बातों का जवाब अब आप दीजिए सुधांशु जी। राजीव राय जी भी वीडियो दिखा रहे हैं और कई जगहों पर वो कह रहे हैं, खासतौर पर बच्चियों के साथ वो आरोप लगा रहे हैं, उस पर भी जवाब, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर भी। तीनों बातों के जवाब। पहले राजीव राय जी यदि ये कह रहे हैं कि वो वीडियो बना रहे थे, मतलब सांसद होते हुए उनके अनुसार कोई पीटा जा रहा था तो वो वीडियो बनाने में लगे हुए थे। पॉइंट नंबर 2, उनके मुंह से क्या निकला कि संसद में हल्ला क्या इस बात का मचा कि खमनई को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई। अब अंजना जी, फिर मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था, ये खमनई को श्रद्धांजलि की बात कहां से आ जाती है? और खमनई को श्रद्धांजलि का मैं ये भी सुनिए जवाब भी दे देता हूं। सुधांशु जी, अरे बीच में काहे बोल रहे हैं सर? अरे काहे? नहीं, बोलिए राजीव जी, चैनल पर कुछ भी बोल देंगे। बोलिए राजीव। अंट बोलने लगे राजीव, आप पुलिस स्टेशन में था और आपकी पुलिस थी, वहां पीटा नहीं जा रहा था, वहां हम लोग बचा कर ले आए थे वहां। अच्छा जी, सुबह से उठते झूठ के अलावा भी। अरे भाई, आपने खुद बोला कि वीडियो आपने बनाया, इसका मतलब आप वीडियो बना रहे थे। बोलिए हाँ या ना? आपने अभी चैनल में बोला वीडियो आपने खुद बनाया, इसलिए चिल्लाइए नहीं, शांति से बैठिए। आपने मैं चुनौती देता हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं लाइव। अरे मैं पूछा हूं आपसे, आपकी आत्मा मर गई, आप खुद कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं वीडियो बना रहा था उस पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वीडियो बनाते हुए व्यक्ति किसी को पहचान नहीं सकता। आपने खुद बोला अपने मुझसे वीडियो बना रहे थे, तो दर्शक तय कर सकते हैं कि किसके मन का विचार कर रहे हैं। राजीव, तब वीडियो बना रहे थे। ठीक, आराम से राजीव जी। वीडियो नहीं बचा रहे थे, हम आप जैसे निर्दयी नहीं है। अच्छा, सब वीडियो बना रहे थे, क्रूर नहीं है, हम आपके साथ बेशर्म नहीं है, हम आप जैसे पत्थर, मतलब जो वीडियो बना रहा था, जवाब दीजिए सुधांशु। इनके अनुसार पिटाई का वीडियो बना रहा था मगर बचा नहीं रहे थे, वो बड़ा दयावान है। ठीक है, आपने बोला, मैंने आप ही का वर्ड पकड़ा। अरे बिलबिलाइए नहीं साहब, देखिए फैक्ट आने के बाद आदमी कैसे बिलबिला जाता है वो आपके दर्शक देख सकते हैं। अब मैं अगले पॉइंट पे बताता हूं। अंजना जी, दूसरा इन्होंने बोला, जवाब दीजिए उसके से बारी से आ रही। गुरदीप जी आप भी बीच में मत बोलिए, मैं आ रही हूँ। राजीव जी आ रही हूँ, सबसे जवाब लूंगी जल्दी से। सुधांशु जी बोलिए। अब हमने अपने टर्न पे बोलिए, मैं बस ब्रीफ में क्विकली बोल रहा हूं 2 पॉइंट्स में। इनके मुंह से क्या निकला अंजना जी कि खमनई को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी। अब मुद्दा अभी छात्रों की बात कर रहे थे, अचानक खमनई कहां से आ गए? अरे भाई, खमनई को श्रद्धांजलि इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि खमनई हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे। इब्राहिम रईसी की फरवरी 2025 में जब डेथ हुई थी, वो राष्ट्रपति थे, वो सुप्रीम लीडर, उनका अंदरूनी मामला है। जैसे सोनिया गांधी जी सुप्रीम लीडर थी, पर हेड ऑफ द स्टेट का प्रोटोकॉल सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ईरान के राष्ट्रपति को मिलेगा। इब्राहिम रईसी की डेथ के ऊपर फरवरी 2025 में भारत सरकार ने ऑफिशियली शोक व्यक्त किया और शोक मनाया भी। इनकी डेथ के ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी ने जाके किया। अब इतनी अकल किसी को नहीं है कि जो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, जो वहां का एक इंटरनल लीडर है, उस पे कह रहे हैं संसद में होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई जंतर मंतर को लेकर के, और जिसमें राजीव जी ने बताया कि मैं जंतर मंतर जा करके एक वीडियो बना करके लेकर आया हूँ कि बच्चों पर कैसी अत्याचार कर रही है बीजेपी की पुलिस, लड़कियों के कपड़े फाड़ दे रहे हैं, लड़कों के सब फोड़ दे रहे हैं, लहू लुहान हो जा रहे हैं सब लोग, लेकिन बीजेपी के लोग रुक नहीं रहे हैं और लाठियाचार्ज करते जा रहे हैं। इसी बात को सुनकर के बीजेपी के प्रवक्ता बोले कि मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए। तो राजीव जी ने बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास खुद का मोबाइल में वीडियो है और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता ऐसा बात करने लगा जिसको सुनते ही राजीव जी उसको ऐसी वीडियो दिखाने लगे। अंजना ओम कश्यप भी मानने लगी कि हाँ ये वीडियो सही है। और राजीव जी ने बताया कि हमारे पार्टी के लोग तो वहां पर जाकर के समर्थन भी कर रहे हैं, उनका मतलब की देखभाल भी कर रहे हैं और उनकी मतलब राय जान रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं।
तो उन्होंने बताया, सोनम वांगचुक जी ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता एक भी नेता भी वहां पर नहीं गए कि क्या हो रहा है वहां पर, क्या नहीं हो रहा है। बाकी उल्टा ही वो लोग लाठीचार्ज करा रहे हैं छात्रों पर। राजीव जी ने बताया कि मैं जहां जाता था वहां के बच्चे पूछते थे कि क्या आप पेपर हमेशा ऐसे लीक होते रहेंगे, इस सरकार में क्या यही होगा, क्या हम लोगों की मेहनत जो है वो रंग नहीं लाएंगी। जंतर मंतर पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना चाहिए, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार में बच्चों पर लाठियां चार्ज हो रही हैं, किसी का सर फूट जा रहा है, किसी के कपड़े फट जा रहे हैं, और उन लोगों में थोड़ा सा भी दया नहीं है कि बीजेपी के नेता जाकर के वहां पर कोई भी एक्शन ले सके। तो जैसे ही सच्चाई की बात करते थे और वो सच्चाई वाली वीडियो दिखाते थे राजीव राजी, तो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी उनको ऐसा बताते कि ये बस एक मनगढ़ंत कहानियां बना करके, काल्पनिक बना करके सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। तब राजीव जी ने कहा कि अगर आपको ये झूठा लग रहा है तो कुछ जंतर मंतर जा करके आप देख सकते हैं, आपकी हिम्मत तो होगी नहीं वहां पर जाने के लिए, क्योंकि बीजेपी से एक भी नेता वहां पर नहीं गया। तो आप ऐसा बात करो ही मत, जब आप वहां जा ही नहीं सकते तो किसी को झूठा मत कहो। हम लोग तो वहां पर जा करके लाठियां भी खाए और उनकी बात भी सुनी। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे और डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।